अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस कुज़नेट पैराडॉक्स को एड्रेस करता है कि क्यों शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो कन्फ्लिक्ट है कि शॉर्ट रन में नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, जबकि लॉन्ग रन में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस जो है दैट वाज प्रेजेंटेड बाय मोडिग्लियानी एंड एंडो, एल्बर्ट एंडो। ये दो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया। और अकॉर्डिंग टू देम किसी भी कंज्यूमर की जो कंजम्पशन है लॉन्ग टर्म में, उसकी लॉन्ग टर्म कंजम्पशन यानी लाइफ टाइम कंजम्पशन डिपेंड करती है YL, उसकी लाइफ टाइम इनकम पर। ठीक है, तो अगर उसकी लाइफ टाइम इनकम ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको इन द फ्यूचर ज़्यादा इनकम मिलेगी, तो उसकी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कंज्यूमर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपनी कंजम्पशन को इवन करना, स्मूथ करना, ताकि वो हर पार्ट में अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में इक्वल लेवल ऑफ कंजम्पशन करे, ताकि उसकी जो डिस सेविंग्स हैं और जो सेविंग्स हैं वो एक दूसरे को ऑफसेट कर सकें। सो अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस, प्रोफेसर मोडिग्लियानी एंड एंडो सजेस्ट करते हैं कि किसी भी कंज्यूमर की जो लाइफ है उसमें मिडिल एज में कंज्यूमर की जो इनकम है दैट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, मिडिल एज में उसकी इनकम जो है वो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, जबकि चाइल्डहुड में और उसकी जो ओल्ड एज है उसमें उसकी इनकम या तो ज़ीरो होती है, ठीक है, या निग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, मिनिमम होती है। अब किसी भी कंज्यूमर की जो कंजम्पशन पैटर्न जो होगा ये डिपेंड करेगा कि उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, वो लाइफ टाइम में कितनी इनकम को एक्सपेक्ट कर रहा है। मोडिग्लियानी और एंडो ने डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ जो हैं वो कंडक्ट की और टाइम सीरीज डाटा को भी यूज़ किया। सो उनकी थीरीज़ के जो रिजल्ट्स थे अकॉर्डिंग टू देम, जो लो इनकम ग्रुप्स थे, लो इनकम ग्रुप्स, ठीक है, वहाँ पर जो APC था वो ज़्यादा था। ठीक है, अब उस यहाँ पर लो इनकम ग्रुप में ज़्यादातर लोगों का APC ज़्यादा होने की वजह वो ये बताते हैं कि इस इनकम ग्रुप में ज़्यादातर वो लोग थे जो ओल्ड एज में थे। ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू देयर एंड। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एवरेज एज जो एक्सपेक्ट करता है कोई भी कंज्यूमर, फ़र्ज़ करते हैं वो है 60 ईयर्स, यानी 60 ईयर्स के बाद उसने ख़त्म हो जाना है। तो अगर वो यहाँ पर 50 या 50 प्लस है तो इस कंडीशन में जो है वो APC उनका ज़्यादा होगा। ठीक है, सो इन द लो इनकम ग्रुप, क्योंकि लोग जो हैं देवर क्लोज टू देयर एंड, सो दे आर स्पेंडिंग मोर, देयर एवरेज प्रोपेंसिटी इज़ ग्रेटर। वेयर एज इन द हाई इनकम ग्रुप देखा, जब हाई इनकम ग्रुप को उन्होंने देखा तो वहाँ पर जो APC था वो फॉल कर रहा था। ठीक है, जब APC फॉल कर रहा है इट मीन्स MPC इज़ लेस देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी केन्जियन साइकोलॉजी के हाई इनकम ग्रुप जो है वहाँ पर APC फॉल कर रहा है। और मोडिग्लियानी उसकी रीज़न ये बताते हैं कि यहाँ पर जो लोग थे वो ज़्यादातर वो लोग थे जो इस मिडिल एज में हैं। ठीक है, अब मिडिल एज में होने की वजह से बिकॉज दे हैव टू सेव टू स्पेंड इन द ओल्ड एज। ठीक है, यहाँ पर जो उन्होंने डिस सेविंग करनी है, जब उनकी इनकम मिनिमम या ज़ीरो हो जाएगी तो इस एज के लिए वो पैसा सेव करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से APC जो है वो फॉल करता है। जबकि ये तो था शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर उन्होंने कहा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अबाउट 7 पे कांस्टेंट हो जाती है। ये उनकी जो डिफरेंट रिसर्चेस थी उनके रिजल्ट्स के बेसिस पर उन्होंने ये कंक्लूजन्स प्रोवाइड की कि शॉर्ट रन
में जो है वो ये बिहेवियर था क्रॉस सेक्शनल डाटा में, जबकि लॉन्ग रन में ये कांस्टेंट हो जाती है। जब एपीसी कांस्टेंट हो गया इट मीन्स देयर इज़ अ स्मूथ कंजम्पशन कर्व। अब हम अगर मोडिग्लियानी को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो दे हैव अ कंजम्पशन फंक्शन लाइक दिस। अभी हम नॉन प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन जो है उसको ले रहे हैं। सो दैट इज़ द इनकम कर्व एंड दैट इज़ द कंजम्पशन कर्व। अब यहाँ ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर वो जो लाइफ स्पेन है कंज्यूमर का उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब 0 से L1 ईयर, जब वो इतने साल, ये उसका जो एज स्पैन है दैट इज़ चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड में देखें कि कंजम्पशन कम है, इनकम ज़्यादा है, इनकम इज़ ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो यहाँ पर कंजम्पशन इज़ ग्रेटर देन इनकम, इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो डिस सेविंग्स कर रहा है, -S0। जबकि अगर आप इस थर्ड वाले पोर्शन में देखें रिटायरमेंट एज पे, तो यहाँ पर भी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है, इनकम कम है, तो यहाँ पर भी कंज्यूमर की डिस सेविंग्स आ जाती हैं। अब ये जो सेकंड एज का हिस्सा है, फॉर एग्जांपल L3 आप कह लें 60 ईयर्स हैं और L1 30 ईयर्स है, यानी 30 ईयर्स की एज में उसको जॉब मिली और जैसे ही उसको जॉब मिली उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगी, लेकिन उसकी कंजम्पशन में इंक्रीज़ उतना नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज ही हैज़ टू मेक सेविंग्स टू बिल्ड एसेट्स जिसको वो अपनी ओल्ड एज पर स्पेंड कर सके। सो यहाँ पर उसकी इनकम जो है वो ग्रेटर है कंजम्पशन से, इट मीन्स देयर आर पॉजिटिव सेविंग्स, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो सेविंग्स इंक्रीज़ होंगी। और यहाँ पर इन द मिडल ऑफ दिस एज, ठीक है, उसके जो स्पेंडिंग्स हैं, जो इनकम है, कंजम्पशन है, एवरीथिंग इज़ मैक्सिमम, यानी इन द मिडल एज, ये जो इसका सारा एज का स्पैन था, यहाँ पर उसकी लेबर इनकम जो है वो मैक्सिमम होगी और इसी लेबर इनकम में से वो सेविंग्स करेगा और इन सेविंग्स को वो डिसेव करेगा इन द एज ऑफ रिटायरमेंट। सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड बाय मोडिग्लियानी। अब हम इसको इन डिटेल जो है कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हुए स्टडी करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एंडो एंड मोडिग्लियानी, जो कंजम्पशन फंक्शन उन्होंने प्रेजेंट किया दैट इज़ C इज़ इक्वल टू AWR प्लस CYL। ये बेसिक कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है, कि किसी भी कंज्यूमर की जो कंजम्पशन है वो डिपेंड कर रही होती है कि उसके पास कितनी वेल्थ है, दैट इज़ रियल वेल्थ, एंड दैट इज़ लेबर इनकम, ठीक है, जो वो मेहनत करके कमाता है दैट इज़ लेबर इनकम, और वेल्थ जो उसको इनहेरिटेड मिलती है। अब दैट इज़ MPC आउट ऑफ लेबर इनकम, ठीक है, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फ्रॉम YL, यानी YL में तब चेंज से वो कंजम्पशन को कितना डिवोट करें, यानी fraction of income that is devoted to consumption, and A is the marginal propensity to consume out of real wealth, यानी दौलत जो उसको मिली है उसमें से वो अपनी कंजम्पशन को कितना डिवोट करे, यानी द फ्रैक्शन ऑफ वेल्थ डिवोटेड टू कंजम्पशन। अब यहाँ पर द बेसिक कंजम्पशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मोडिग्लियानी। इसको देखते हुए हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस A और C को डिटर्मन करते हैं, यानी विच आर द फैक्टर्स विच डिटर्मन A एंड C, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटीज़ जो हैं उनको कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एड्रेस करते हैं और किस तरह से जो WR है, रियल वेल्थ है, वो लाइफ टाइम कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करती है। सो to construct the theory we have certain assumptions। अब assumptions क्या हैं? सबसे पहला कि जो कंज्यूमर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, expected
लाइफ ऑफ द कंज्यूमर इज़ NL, यानी हम कहते हैं कि एक कंज्यूमर जो अंडर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी है वो NL ईयर्स तक जो है वो ज़िंदा रहेगा, ठीक है। जबकि उसकी जो वर्किंग लाइफ है, यानी वो लाइफ जितना अरसा वो काम करता है, दैट इज़ WL, यानी वर्किंग लाइफ, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ एंड वर्किंग लाइफ। तो इसका मतलब है उसकी रिटायरमेंट एज क्या होगी, रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट एज यानी अगर आप NL में से WL माइनस कर दें तो ये आपके पास रिटायरमेंट एज आ जाएगी। यानी टोटल नंबर अगर उसके 60 ईयर्स हैं और 40 ईयर्स तक उसने काम करना है तो 20 ईयर्स उसकी रिटायरमेंट एज के आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो लाइफ के पार्ट्स थे, वर्किंग लाइफ और रिटायरमेंट एज, वो निकाल दिया। अब यहाँ पर हम क्योंकि हमारे पास कोई वो एविडेंसेस नहीं होते कि वो चाइल्डहुड में किस तरह से अपनी कंजम्पशन को जो है वो फुलफ़िल कर रहा है, तो इसलिए हम चाइल्डहुड को फ़िलहाल यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। वी आर टेकिंग द 2 पार्ट्स ऑफ लाइफ, दैट इज़ वर्किंग लाइफ एंड द रिटायरमेंट एज। उसके बाद जो थर्ड एजम्पशन है वो ये है कि द कंज्यूमर अर्न नो इंटरेस्ट, ठीक है, नो इंटरेस्ट, नो प्रॉफिट और एंड एटसेट्रा, ठीक है। इंटरेस्ट वो बॉन्ड्स पे भी अर्न करता है, सेविंग्स पे भी अर्न करता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी हम सिर्फ YL को स्टडी करेंगे कि YL किस तरह से कंजम्पशन को इफ़ेक्ट करती है, या किस तरह से स्मॉलर C जो है MPC आउट ऑफ लेबर इनकम वो कैसे डिटर्मिन होती है। तो इसलिए हम अभी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जितनी भी हैं उनको कांस्टेंट फ़र्ज करेंगे, ठीक है। देन जब हमने अपनी अजम्पशंस बिल्ड कर ली, सो वी हैव टू एड्रेस 2 क्वेश्चंस देयर। मोडिग्लियानी कहता है कि हमें 2 क्वेश्चंस जो हैं उनको आंसर करना है। जब हम उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो हमें वो फैक्टर्स मिल जाएंगे जो हमारी MPC को डिटर्मिन करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम कंजम्पशन, लाइफ टाइम कंजम्पशन, यानी उसकी क्या प्लानिंग है, उसने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ है कि उसने लाइफ टाइम की जो कंजम्पशन है वो उसकी कितनी होगी और वो कैसे उस कंजम्पशन को जो है वो एड्रेस करेगा, यानी किस तरह से उस कंजम्पशन को फुलफिल करेगा। सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ एन इंडिविजुअल choose to distribute his consumption over lifetime, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंडिविजुअल लाइफ टाइम कंजम्पशन, कि उसने पूरी लाइफ में कंजम्पशन क्या करनी है, कितनी उसकी कंजम्पशन है, ठीक है। और वो जो कंजम्पशन उसने प्लान की है उस कंजम्पशन को वो अपनी पूरी लाइफ पर किस तरह से स्प्रेड करेगा। यानी ऐसा तो नहीं कि वो एकदम से सारी कंजम्पशन कर देगा या एकदम से अपनी पूरी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देगा। कंज्यूमर का बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा कि वो अपनी कंजम्पशन को पूरी लाइफ पर किस तरह से स्मूथली जो है वो स्प्रेड करे। सो दीज आर द क्वेश्चन विच वी हैव टू एड्रेस हेयर. So, after considering the questions, we have the equality that lifetime income यानी वो सारी इनकम जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अर्न करनी है, we have YL इंटू WL, ये उसकी वर्किंग लाइफ है, ठीक है। और ये उस वर्किंग लाइफ से जो इनकम अर्न कर रहा है, YL लेबर इनकम, WL वर्किंग लाइफ, तो ये होगी उसकी पूरी लाइफ टाइम की इनकम। इसी तरह से CL इज़ लाइफ टाइम कंजम्पशन, CL जो है दैट इज़ लाइफ टाइम कंजम्पशन। अब यहाँ पे एक जनरल इक्वालिटी जो जनरेट होती है दैट CL इज़ इक्वल टू YL इंटू WL। कंज्यूमर जो है वो कभी भी अपनी लाइफ टाइम इनकम से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, उसके पास और कोई इनकम का सोर्स है ही नहीं। क्योंकि हमने
अपनी अजम्पशंस में ये चीज़ सपोज की थी, अज्यूम की थी कि अभी हम सिर्फ लेबर इनकम को कंसिडर करेंगे, वो किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट, कोई एसेट, कोई वेल्थ उसके पास अभी मौजूद नहीं है। सो कंज्यूमर की जो कंजम्पशन है, जो लाइफ टाइम कंजम्पशन है, दैट इज़ इक्वल टू लाइफ टाइम इनकम। सो वो क्या करेगा, वो अपनी इस लाइफ टाइम इनकम को अपनी लाइफ टाइम कंजम्पशन पर स्प्रेड करना जो है चाहेगा। तो अब हमने कहा कि एक कंज्यूमर, प्रीवियसली हमने एज्यूम किया था कि एक कंज्यूमर NL ईयर्स तक जो है वो ज़िंदा रहता है, तो उसकी जो लाइफ टाइम कंजम्पशन होगी, उसने उसकी जो टोटल कंजम्पशन है वो लाइफ टाइम पर स्प्रेड होगी। तो इट मीन्स दैट इज़ लाइफ टाइम कंजम्पशन। ठीक है, दैट इज़ लाइफ टाइम कंजम्पशन एंड दैट इज़ इक्वल टू YL इंटू WL। ठीक है, ये लाइफ टाइम इनकम एंड दैट इज़ लाइफ टाइम कंजम्पशन। ठीक है, वेयर एज वी हैव ऑलरेडी सपोज्ड दैट NL इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स टू लिव। ठीक है, यहाँ टोटल लाइफ, ये कंज्यूमर की टोटल लाइफ है। अब अगर हम यहाँ पर टू गेट प्लैंड कंजम्पशन, ये तो उसकी प्लैंड कंजम्पशन है ना पूरी लाइफ की। ठीक है, अगर हम इसको पर ईयर निकालें कि उसने हर साल कितनी कंजम्पशन करनी है, सो टू गेट द प्लैंड कंजम्पशन पर ईयर, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स पर। सो वी हैव NL इंटू CL इंटू NL YL इंटू WL, इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ईयर्स पर, देन वी गेट CL यानी आपकी जो लाइफ टाइम कंजम्पशन है, दैट इज़ WL ओवर NL इंटू YL। ठीक है, आपकी लेबर इनकम YL। सो WL ओवर NL, ये आपके पास आ गया फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये आपके पास वो स्मॉलर c है जिसको आपने प्रीवियसली स्टैंडर्ड फंक्शन में लिखा था, दैट c इज़ इक्वल टू AWR प्लस स्मॉलर CYL। ठीक है, ये वो फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी कंजम्पशन WL ओवर NL इंटू YL। तो यहाँ पर हमारे पास दो डिटर्मिनेंट्स आ गए, एक वर्किंग लाइफ कि उसकी वर्किंग लाइफ कितनी है, अगर उसकी वर्किंग लाइफ ज़्यादा है, यानी अगर वो 30 ईयर्स की बजाय 35 या 40 ईयर्स काम करता है तो उसकी लेबर इनकम ज़्यादा होगी। अगर वो कम उसकी वर्किंग लाइफ है, कम ईयर्स काम करता है, तो उसकी लेबर इनकम भी कम हो जाएगी। इसी तरह नंबर ऑफ लाइफ या नंबर ऑफ ईयर्स टू लिव, अगर वो ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहता है, ठीक है, तो उसकी लेबर इनकम जो है वो अर्न कर चुका है यहाँ पर। जब वो ज़्यादा साल के लिए ज़िंदा रहेगा तो उसको अपनी ये इनकम ज़्यादा अरसे के लिए स्प्रेड करनी पड़ेगी। जब वो ज़्यादा अरसे के लिए या ज़्यादा ईयर्स पर उसको स्प्रेड करेगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। ठीक है, सो द फैक्टर ऑफ इन लेबर इनकम that is devoted to the lifetime consumption is determined by working life and total number of lives. ठीक है, so these are the two factors which determine this smaller c. ठीक है, अब अगर ये हमारे पास कंजम्पशन है तो हमारे पास सेविंग क्या होगी, यानी हर साल में हमने सेविंग्स कितनी करनी है। सो टू दैट वाज टू गेट द प्लान्ड कंजम्पशन। अब हम करते हैं कि प्लान्ड सेविंग क्या होगी हमारे पास, कि हर साल हमने कितना सेव करना है। तो सिंपली हमारे पास जो सेविंग का फंक्शन है दैट इज़ सेविंग्स इक्वल टू Y माइनस C। अब यहाँ पर Y क्या है हमारे पास, लेबर इनकम। सो सेविंग्स इज इक्वल टू YL माइनस C। C की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, S इज इक्वल टू YL माइनस WL ओवर NL इंटू YL। ठीक है, अब YL यहाँ से कॉमन आ जाएगा, YL NL माइनस WL ओवर NL, यहाँ पर अंदर हमने
जो है वो इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये आपके पास आ गई सेविंग्स, यानी किसी भी कंज्यूमर की जो सेविंग्स हैं उसको ये डिटर्मन करते हैं, दैट इज़ MPS, that is MPC आउट ऑफ लेबर इनकम एंड दैट इज़ MPS आउट ऑफ लेबर इनकम, ठीक है। और देखें कि दोनों को जो चीज़ डिटर्मन कर रही है वो है वर्किंग लाइफ और नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर सिर्फ वर्किंग लाइफ नहीं है, ये है NL माइनस WL, यानी टोटल लाइफ में से वर्किंग लाइफ को निकाल दें तो ये आपके पास रिटायरमेंट की एज आ गई, ठीक है। रिटायरमेंट की एज आएगी तो सेविंग्स हम रिटायरमेंट के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा साल आप ये सपोज करें कि रिटायरमेंट के बाद आप ज़िंदा रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपको सेविंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सेविंग यानी MPS को कौन सा फैक्टर डिटर्मिन कर रहा है कि आपने रिटायरमेंट एज को कितना जो है वो सपोज किया हुआ है कि कितनी रिटायरमेंट एज आपने गुजारनी है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच बिलोंग्स टू द लेबर इनकम, और ये स्मॉलर c डिटर्मिन होता है WL और NL से, ठीक है। अब हम अपने इसी मॉडल के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं एसेट्स को, कि एसेट्स जो हैं अगर वो मॉडल के अंदर मौजूद हों तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, वो हमारी कंजम्पशन को किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगे। तो हमने देखा कि इन द मिडल एज के अंदर जो सेविंग्स हैं वो की जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनकम है दैट इज़ मैक्सिमम और इंक्रीज्ड इन द मिडल एज, ठीक है। तो सेविंग्स ज़्यादा होती हैं। अब सेविंग्स जो हैं वो क्यों की जाती हैं, सेविंग्स आर मेड टू फाइनेंस फ्यूचर कंजम्पशंस, ठीक है। अब फ्यूचर कंजम्पशन कौन सी है आपकी, रिटायरमेंट एज वाली, ठीक है। ये फ्यूचर कंजम्पशंस आ गई, इसके लिए आप सेविंग्स करते हैं, और सेविंग्स की मदद से ही जो एसेट्स हैं वो बिल्ड किए जाते हैं। एसेट्स आप बॉन्ड समझ लें, गोल्ड समझ लें, या कोई प्लॉट आपने ख़रीदा हुआ है, ये सारे आपके एसेट्स हैं, ठीक है। तो इन द एज ऑफ रिटायरमेंट हम क्या करते हैं, हम अपने एसेट्स को सेल करते हैं और अपनी जो ओल्ड एज कंजम्पशन है उसको हम फाइनेंस करते हैं। और मोडिग्लियानी ये कहता है कि जो एसेट्स है हमारे पास, ठीक है, जो वेल्थ है हमारे पास एसेट्स की फॉर्म में, दैट इज़ मैक्सिमम इन द मिडल एज, ठीक है। मिडल एज में क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो इसलिए ये मैक्सिमम होते हैं, यानी आपकी जो कंजम्पशन है दैट इज़ NL माइनस WL, ये आपके पास आ गई कंजम्पशन NL माइनस WL रिटायरमेंट में, ठीक है। आपने इन्हीं एसेट्स की मदद से अपनी जो रिटायरमेंट की कंजम्पशन है उसको फाइनेंस करना होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द रोल ऑफ एसेट्स। और जैसे जैसे आप रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, तो आप अपने एसेट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं और मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। और ये मैक्सिमम कब होते हैं, जब आप रिटायर होते हैं, यानी हमने शुरू में सपोज किया था कि द कंज्यूमर रिटायर्स एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो 60 ईयर्स की एज तक, उस एज पर जो एसेट्स हैं कंज्यूमर के वो मैक्सिमम होंगे। इसके बाद 60 ईयर्स के बाद कंज्यूमर जो है वो एसेट्स को बिल्टअप नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर हमने सी को जो है वो डिस्कस किया। अब हम जो है वेल्थ को इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने मॉडल के अंदर, कि इफ़ द कंज्यूमर इज़ बॉर्न विद वेल्थ, ठीक है, कि अगर कंज्यूमर जो है उसके पास लेबर इनकम के साथ साथ जो वेल्थ है इनहेरिटेड वो भी मौजूद है, तो ये वेल्थ जो है ज़ाहिर सी बात है इसकी इनकम को इंक्रीज़ कर देगी। जब इसकी इनकम को इंक्रीज़ करेगी तो कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब कंजम्पशन तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन इस राइज इन इनकम से ये कंजम्पशन कितनी इफ़ेक्ट हो रही है, अब इसको डिस्कस करते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं कि एक कंज्यूमर है, ठीक है, जो लेबर इनकम YL अर्न कर रहा है, जब वो एट द एज ऑफ 40, ठीक है, 40 साल की उम्र में उसको उसकी जो एसेट्स थे, जो उसके वेल्थ जो थी उसको वो मिल गई,
ठीक है, उसका जो शेयर था उसकी फादर की या उसकी मदर की प्रॉपर्टी का, वो उसको मिल गया 40 ईयर्स की एज में। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये सपोज करते हैं कि वो 20 ईयर्स की एज में उसकी वर्किंग लाइफ स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, WL यानी उसको जो जॉब मिली थी वो 20 साल की उम्र में थी। तो अब यहाँ पर अगर 40 ईयर्स की एज में उसको जो है वेल्थ मिल चुकी है, तो 20 ईयर्स की एज तो वो पहले वर्किंग लाइफ गुजार चुके हैं, 20 ईयर्स उसके चाइल्डहुड के थे, यानी उसको काम करते हुए 20 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर 20 ईयर्स यानी 40 साल की उम्र में इस वर्किंग लाइफ YL जो उसने अर्न किया है 20 साल में, उसके बाद उसकी इनकम में इजाफा हुआ है। तो उसकी बाकी, अगर वो फ़र्ज़ करता है कि वो 60 ईयर्स तक ज़िंदा रहेगा, 40 ईयर्स में उसको इनकम जो है वो मिल गई, सॉरी 80 ईयर्स तक ज़िंदा रहेगा, 60 पे तो उसने रिटायर होना है, तो 80 ईयर्स तक अगर वो ज़िंदा रहेगा तो इस कंडीशन में 40 ईयर्स वो गुजार चुका है। तो अब जो उसको वेल्थ मिली है वो इस वेल्थ को जो उसके 40 ईयर्स बाकी रह गए हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, उसके ऊपर वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वेल्थ, वो ये होगा C इज़ जो हमारे पास लाइफ टाइम कंजम्पशन होगी NL माइनस T। पहले हमने जो कंजम्पशन की थी इन द एब्सेंस ऑफ वेल्थ, वो सिर्फ क्या थी, लाइफ टाइम कंजम्पशन ये थी आपके पास। ठीक है, अब इस लाइफ में से हमने वो साल माइनस कर दिए जिसमें हमें वेल्थ नहीं मिली थी। सो हमने क्या किया, NL माइनस T दैट इज़ इक्वल टू WR जो रियल वेल्थ आपको मिल चुकी है, दैट इज़ WL माइनस T इंटू YL। ठीक है, जब हमने टोटल इनकम निकाली थी तो वो हमारे पास WL ओवर YL थी प्रीवियसली, यानी इनको हमने मल्टीप्लाई करके लाइफ टाइम वेल्थ कैलकुलेट की थी। लेकिन अब यहाँ पर भी हम T को माइनस कर देंगे अपनी लेबर वर्किंग लाइफ में से, क्योंकि उसमें हमारे पास लेबर इनकम मौजूद नहीं थी। अब वेल्थ मिलने के बाद जो हमारा इक्वालिटी है लाइफ टाइम कंजम्पशन और लाइफ टाइम इनकम, यानी ये हमारे पास है प्लान्ड कंजम्पशन ओवर लाइफ। ठीक है, अब अगर आप इसको पर ईयर निकालना चाहते हैं तो जैसे हमने पहले सिर्फ NL से डिवाइड किया था, यहाँ पर हम इसको NL माइनस T से डिवाइड कर देंगे। So you have the consumption, lifetime consumption is equal to WR plus WL minus T into YL whole divided by NL minus T। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, 1 over NL minus T WR plus WL minus T NL minus T into YL। ये आपके पास वैल्यू आ गई A की और ये आपके पास वैल्यू आ गई C की इन द प्रेजेंस ऑफ वेल्थ। यानी वेल्थ की प्रेजेंस में जो कंजम्पशन है जो लेबर इनकम से इफ़ेक्ट हो रही है वो ये फैक्टर्स डिटर्मन करेंगे, यानी वर्किंग L माइनस T, वो एज जो रह गई है वेल्थ मिलने के बाद। ठीक है, और ये आपके पास वो लाइफ है जो वेल्थ मिलने के बाद आपके पास रह गई है। ठीक है, और जबकि जो वेल्थ है इसका लेबर इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इसको सिर्फ डिपेंड करती है आपकी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है, यानी आपको 40 ईयर्स में मिली, 40 ईयर्स आपकी ज़िंदगी रह गई है तो ये उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसी के साथ डिटर्मन होगा। अगर आप का NL की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, अब 90 ईयर्स तक जो है वो ज़िंदा रहते हैं, तो ये वेल्थ 90 ईयर्स यानी पहले 40 ईयर्स पे डिवाइड हो रही थी, अब ये 50 ईयर्स पे डिवाइड होगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, यानी इट इज़ अफेक्टेड नेगेटिवली फ्रॉम द वैल्यू ऑफ NL। जितना NL ज़्यादा होगा उतनी कंजम्पशन आउट ऑफ वेल्थ जो है वो कम होती चली जाएगी। सो दीज आर द फैक्टर्स विच डिटर्मिन A एंड C। ये आपकी टोटल कंजम्पशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही वेल्थ इंक्रीज़ होती है
अगर कंज्यूमर के पास वेल्थ आती है तो इस कंडीशन में जो कंजम्पशन है, ठीक है, जो कंज्यूमर का कंजम्पशन फंक्शन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अपवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा कि वो नॉन प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर इस सारी चीज़ को आप डायग्रामेटिकली देखें, सो हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम जो है वो बन जाती है। हमने सपोज किया था कि देयर इज़ द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन जो है ओवर टाइम वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये रिटायरमेंट एज है 80 ईयर्स, ठीक है, और सॉरी उसकी टोटल लाइफ, ये उसकी रिटायरमेंट एज है जिसको आप 60 ईयर्स कह लें, ठीक है। ये आपके पास कंजम्पशन है टोटल, ठीक है, ये कंजम्पशन आ गई। अब यहाँ पर हम इनकम देखते हैं, दैट इज इनकम, ठीक है, ये आपकी इनकम आ गई। वाई, वर्किंग एज में इनकम ज़्यादा है तो ये सारा पोर्शन आपके पास सेविंग्स का आ जाएगा, सेविंग्स, ठीक है। और ये वो सेविंग्स हैं जो आपने वर्किंग एज में की और आप इसको अपनी ओल्ड एज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये सारी सेविंग्स यहाँ आकर आपके पास डिससेव हो जाएंगी, डिससेव, ठीक है। यानी ये जो पॉजिटिव वाई आपने यहाँ पर कंजम्पशन लोअर करके पॉजिटिव एस कैलकुलेट किया हुआ था, अपना जमा किए हुए थे पैसे, ठीक है, इनको आप यहाँ ओल्ड एज में आके जो है वो डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फाइनेंस करेंगे यहाँ पर अपनी ओल्ड एज कंजम्पशन को। और अगर आप अपनी वेल्थ या एसेट्स को यहाँ पर इंक्लूड करें तो एसेट्स जो हैं वो रिटायरमेंट एज पे मैक्सिमम होते हैं WR। जब वेल्थ यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जनाब एसेट्स हमारे पास मैक्सिमम है, अब इन एसेट्स को वो अपनी पूरी लाइफ पर स्प्रेड कर देगा। किस तरह से स्प्रेड करेगा कि देखें जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वो एसेट्स को बिल्ड कर रहा है, अपने पास सेविंग्स कर रहा है और एसेट्स को अपने पास बिल्ड कर रहा है, ताकि जब वो ओल्ड एज में आए तो इन्हीं एसेट्स को माइनस यानी वो डिससेव करके अपनी ओल्ड एज कंजम्पशन को फाइनेंस करेगा। इसी तरह अगर वेल्थ को इसमें ऐड करें तो वेल्थ से होगा क्या, कंजम्पशन फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कंजम्पशन फंक्शन तो ऊपर शिफ्ट होगा, इसके साथ साथ इनकम फंक्शन जो है वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो पैटर्न जो है सेविंग्स और डिस सेविंग्स का वो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ होगा क्या कि जो कंजम्पशन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। सो ये तो कॉन्सेप्ट था लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस का, जो प्रोफेसर मोडिग्लियानी और एंडो एल्बर्ट ने जो है वो प्रेजेंट किया कि किस तरह से जो कंज्यूमर हैं वो अपनी लाइफ टाइम कंजम्पशन को डिटर्मिन करते हैं एक्सपेक्टिंग द फ्यूचर इनकम, कि उनको फ्यूचर में कितनी इनकम मिलेगी, जो लाइफ टाइम उनकी इनकम है उस लाइफ टाइम इनकम को किस तरह से वो अपनी पूरी लाइफ पर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर मोडिग्लियानी। अब यहाँ पर उसके कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, दैट इज़ नॉट क्रिटिक फ्री थ्योरी। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि कंज्यूमर जो है उन्होंने सपोज किया जी NL ईयर्स तक जो है वो ज़िंदा रहता है, क्रिटिसिज्म, ठीक है, NL लाइफ तक ज़िंदा रहता है, बट नो वन कैन एक्सपेक्ट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, कोई भी अपनी ज़िंदगी का एग्जैक्ट स्पैन जो है वो नहीं दे सकता, ठीक है। इसी तरह से जो एसेट्स हैं वो भी आप एसेट्स के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से अपने जो ओल्ड एज स्पेंडिंग्स हैं उसको फाइनेंस कर सकते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन वंस एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ, गिवन द सेम इनकम एंड एसेट्स वन पर्सन मे कंज्यूम मोर देन द अदर, ठीक है, कि ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है कंजम्पशन। अगर एक कंज्यूमर जो है वो इस थ्योरी को फॉलो कर रहा है तो हो सकता है दूसरा जो है वो ना करे, ठीक है। इसी तरह थर्ड जो है वो ये कहते हैं कि जो कंजम्पशन है ओवर द लाइफ टाइम जो है
वो डायरेक्टली रिलेट करती है एसेट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स पे। यानी हमने थीरीज पढ़ी हुई है कि जैसे ही एसेट्स इंक्रीज़ होंगे कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखें जैसे जैसे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं कंजम्पशन में किसी किस्म का कोई इंक्रीज़ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि कंजम्पशन की ये जो थीरीज़ हैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कंजम्पशन जो है वो पूरी लाइफ पर आप इसी तरह से स्प्रेड करें। देयर आर डिफरेंट रीज़न जो है अदर देन दीज वेरिएबल्स, अदर देन दीज फैक्टर्स जो कंजम्पशन को जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच।